हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे साइंस स्पेशल की क्लास चल रही थी। ये क्लास आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके एग्ज़ाम में साइंस आती है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, साइंस के हर एक टॉपिक को बेसिक से हाई लेवल तक डिस्कस कर रहे हैं। आप एसएससी सीजीएल, सीएचएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टीजीटी, पीजीटी या फिर डिफेंस सेक्टर की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। साइंस स्पेशल की इस क्लास में हमने कहाँ से बायोलॉजी से स्टार्ट किया था। इनके प्रीवियस वीडियोज में हमने जैसे पाचन के बारे में जाना, पाचन क्या होता है, पाचन में सम्मिलित अंग क्या होते हैं, पाचन में सम्मिलित ग्रंथियाँ क्या होती हैं, पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, इन सब की क्या भूमिका होती है। फिर हमने पोषण जाना, पोषण क्या होता है, पोषण के माध्यम से क्या हमें ऊर्जा मिलती है, तो पोषण की भूमिका क्या होती है। भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, उन पोषक तत्वों में जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना था, कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, भोजन के पोषक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में, अकार्बनिक तत्व में डिवाइड किया गया, तो कार्बनिक तत्व के अंतर्गत क्या आते हैं, अकार्बनिक तत्व के अंतर्गत क्या आते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को किस आधार पर डिवाइड किया गया, मोनोसैकेराइड किसके आधार पर कहा गया। फिर मोनोसैकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आती हैं, डाइसैकेराइड के बारे में। इसके अलावा आपने पॉलीसैकेराइड के बारे में जाना। आपने जाना जैसे कैप्सूल होता है, कैप्सूल के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, सैकरिन, सैकरिन के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आपने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। आज हम क्या जानेंगे, जैसे आपने भोजन के पोषक तत्व में मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, विटामिन होता है, जल होता है, खनिज लवण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो आप समझ चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में कि भोजन के पाचन में प्रोटीन की क्या भूमिका होती है, ये हमें क्या उपलब्ध कराता है, इसके माध्यम से क्या होता है, कोशिकाओं के क्षय के लिए प्रोटीन की क्या भूमिका होती है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में जानेंगे। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, हर बार की तरह इम्पोर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन ये हमारी क्या होती है, कोशिकाओं की क्षय व मरम्मत के लिए जिम्मेदार होती है। इसे हमारे शरीर का रक्षात्मक पदार्थ भी बोलते हैं, किसको, प्रोटीन को बोलते हैं। यह संरचनात्मक पदार्थ भी किसको बोलेंगे, प्रोटीन को। क्लियर हुआ। अब प्रोटीन मिलकर किससे बना होता है, क्या प्रोटीन का विखंडन करने पर प्रोटीन किस में टूटते हैं, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रोटीन आपके मिलकर बना होता है अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड से। या फ्रेंड प्रोटीन को किस में तोड़ते हैं, तो प्रोटीन को तोड़ते हैं एमिनो एसिड में। क्लियर हुआ। अब प्रोटीन की खोज किसने की थी सबसे पहले, तो प्रोटीन की खोज की थी आपके मूलर ने। मूलर ने खोज तो कर दी थी प्रोटीन की कि एक प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है, कौन सा पोषक तत्व, लेकिन उसको प्रोटीन नाम नहीं दिया था। यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। उन्होंने कहा कि एक प्रकार का ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है जो हमारी कोशिकाओं की क्षय व मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन उसको इन्होंने क्या बोला, प्रोटीन नहीं बोला। प्रोटीन की खोज किसने की थी, मूलर ने। लेकिन प्रोटीन का नामकरण किया था आपके वर्जीलियस ने। यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर रखिएगा। प्रोटीन की खोज पूछेगा तो कौन थे, मूलर थे। प्रोटीन का नामकरण किया था वर्जीलियस ने। लेकिन प्रोटीन की संरचना संरचना जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से। तो प्रोटीन की संरचना की खोज की थी आपके पॉलिंग ने। पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन की संरचना के बारे में बताया था। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या 3 पॉइंट याद रखने। पहला पॉइंट क्या है, प्रोटीन की खोज किसने की, प्रोटीन का नामकरण किसने किया, प्रोटीन की संरचना की किसने खोज की। क्लियर हुआ। अब प्रोटीन की हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है, तो प्रोटीन एक प्रकार का पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में कोशिकाओं की क्षय व मरम्मत के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए क्या होता है, जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं ना, क्या करते हैं, प्रोटीन शेक ही तो लेते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर बॉडी बिल्डर क्या करते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन शेक से क्या होता है, हमारी कोशिकाओं की क्षय वो मरम्मत ज़्यादा अच्छे से होती है। और जब कोशिकाओं की क्षय होने लगती है तो हमारे शरीर का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। इसीलिए व्यक्ति को क्या हो जाता है, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है।
जैसे आपको पता है ना कि प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, कौशी होकर वो मरस्मस नामक रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का उचित रूप से विकास नहीं हो पाता। तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन प्रोडक्ट्स देता है या फिर प्रोटीन के सप्लीमेंट्स देता है ना, या फिर ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने के लिए बोलता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, क्योंकि प्रोटीन की कमी से व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। तो आप ये तो समझ गए प्रोटीन का काम क्या होता है। प्रोटीन कोशिकाओं की क्षय व मरम्मत के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा, मानव शरीर में प्रोटीन का संग्रह नहीं किया जाता। अगर आपसे पूछेगा मानव शरीर में प्रोटीन का संग्रह किया जाता है कि नहीं किया जाता, हमारे शरीर में प्रोटीन का संग्रह नहीं किया जाता। जैसे ग्लूकोज था, ग्लाइकोज का संग्रह किया जा रहा था ना, फैट था, फैट का संग्रह किया जा रहा था ना हमारे शरीर में, लेकिन प्रोटीन का संग्रह मानव शरीर में नहीं किया जाता। जैसे अमीनो एसिड होते हैं, तो अमीनो एसिड का हमारे शरीर में संश्लेषण करते हैं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 20 अनिवार्य अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसका संश्लेषण शरीर स्वयं कर लेता है, जबकि शेष 10 जो अमीनो एसिड होते हैं हमें भोजन के पोषक तत्वों के माध्यम से ग्रहण करना पड़ता है प्रोटीन के स्रोत के द्वारा। प्रोटीन किस में विखंडित होती है, तो अमीनो एसिड में। क्लियर हुआ। अब चलिए आगे हम देखते हैं, आगे चलिए हम देख लेते हैं प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं। प्रोटीन के दो स्रोत होते हैं, कुछ पादप स्रोत होते हैं, कुछ आपका जंतु स्रोत। जैसे मैंने आपको सबसे पहले क्या समझाया था, भोजन के स्रोत ही तो समझाए थे ना, कि भोजन के स्रोत होते कौन कौन से। तो मुख्य रूप से दो ही स्रोत तो होते हैं ना, या तो पादप स्रोत होगा या जंतु स्रोत होगा। तो हर पदार्थ की यही होंगी, या तो चीज़ें हमने पादप से प्राप्त की होंगी या तो जंतुओं से। तो चलिए हम प्रोटीन के देख लेते हैं। सबसे पहले पादप स्रोत। तो प्रोटीन के पादप स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे सोयाबीन। सोयाबीन प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। किससे मिलता है, हमें पादप से मिलता है। राजमा, राजमा प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। किससे मिलता है, पादप से मिलता है। तुअर दाल, तुअर दाल किससे मिलती है, पादप से। मटर, मटर प्रोटीन का स्रोत है। किससे मिलता है, पादप से। चना, मूंग, ये सब किसके पादप स्रोत हैं, जिससे मिलती है किससे, पादप से। और अब हम देख लेते हैं प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत होते हैं। कौन कौन से, जैसे आपका अंडा है, तो अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन प्रोटीन, लेकिन कैसा स्रोत है, जंतु स्रोत है। पनीर, पनीर भी कैसा स्रोत है, जंतु स्रोत है। मछली, मछली कैसा स्रोत है, जंतु स्रोत है। मांस कैसा स्रोत है, जंतु स्रोत। दूध, दूध कैसा स्रोत है, जंतु स्रोत है। ये सब क्या प्रोटीन के स्रोत हैं। तो जैसे प्रोटीन के स्रोत आपसे पूछ सकते हैं, अंडा, दूध, पनीर, मछली, मांस, सोयाबीन, मशरूम, मशरूम भी आपका स्रोत है प्रोटीन का बहुत अच्छा, ठीक है। तुअर दाल, राजमा, ये सब क्या प्रमुख प्रोटीन के स्रोत हैं। क्लियर हो गया। अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, हमारे शरीर में प्रोटीन की कितनी मात्रा चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए, या फिर कौन कौन से प्रमुख प्रोटीन किस में पाए जाते हैं। इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो जैसे भारतीयों को एक दिन में लगभग 80 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, ये एक निश्चित मात्रा है कि भारतीयों को लगभग एक दिन में 80 ग्राम प्रोटीन तो लेना चाहिए। इसमें फिर अलग अलग मात्रा का निर्धारण होता है। जैसे गर्भवती स्त्री को, प्रेग्नेंट लेडी को प्रोटीन की मात्रा और अधिक हो जाती है। इसके अलावा जो काम करने वाले, जो शारीरिक श्रम करने वाले पुरुष होते हैं, उनमें प्रोटीन की मात्रा और अधिक हो जाती है। जो शारीरिक श्रम नहीं करते उनकी मात्रा कुछ कम होती है। तो सामान्य रूप से मात्रा निर्धारित की गई कि 80 ग्राम प्रोटीन तो एक दिन में लेना ही चाहिए। क्लियर हो गया। और प्रोटीन का ब्रेकडाउन किस में होता है, तो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन होता है अमीनो एसिड में। किस में होता है, अमीनो एसिड में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो पॉइंट होते हैं। अगर हमने प्रोटीन का जरूरत से ज़्यादा सेवन कर लिया या जरूरत से कम सेवन कर लिया, तो दोनों से नुकसान है। बैलेंस डाइट क्या होती है, कोई भी चीज़ हम एक निश्चित मात्रा में लें तभी हमारी डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है। अगर हमें इतने परसेंट कार्बोहाइड्रेट लेना है तो उतने परसेंट ही लेना है। उससे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो भी शरीर में दिक्कत होगी, उससे कम लेंगे तो भी। इसी प्रकार क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा निर्धारित है। जैसे लगभग 80 ग्राम प्रोटीन क्या करना है, हमें एक दिन में लेना है, ठीक है। अब अगर हम 80 ग्राम से कम प्रोटीन ले रहे हैं तो भी हमारे शरीर में क्या होगी, दिक्कत होगी। अगर हम 80 ग्राम प्रोटीन से भी ज़्यादा ले रहे हैं तो भी हमारे शरीर में दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, चलिए देख लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं, अगर हम सरप्लस प्रोटीन ले रहे हैं, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा। अब प्रोटीन का ब्रेकडाउन किस में होता है, प्रोटीन का आपका ब्रेकडाउन जो होता है अमीनो एसिड में होता है। ये अभी मैंने आपको बताया। अब अमीनो एसिड में पाया क्या जाता है, अमीनो एसिड में आपका पाया जाता है अमोनिया। और अमोनिया क्या होता है, अमोनिया अपना प्रभाव किस में डालता है,
अपोडना क्या होता है, किडनी के द्वारा ही तो एलिमिनेट किया जाता है। अमोनिया का परिवर्तन यूरिया में होता है तो किसके माध्यम से होता है, यकृत के माध्यम से होता है ना। ये मैंने आपके पाचन वाले टॉपिक पर समझाया था। अब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन लेते जा रहे हैं, ठीक है। अब ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन हमारा टूटता जा रहा है अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड में पाए जाते हैं NH3। अब इस अमोनिया को परिवर्तित यूरिया में कौन कर रहा है, यकृत ही तो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अमोनिया तो नुकसानदायक है ना, तो अमोनिया अपना प्रभाव किस में डालता जाएगा, लीवर में डालता जाएगा ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे लीवर के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो आवश्यकता से अधिक प्रोटीन का सेवन भी हमारे शरीर के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। और अमोनिया की अधिक मात्रा का प्रभाव किस में पड़ता है, अमोनिया की अधिक मात्रा का प्रभाव पड़ता है आपके लीवर में, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके पड़ता है किडनी में, क्योंकि किडनी में क्या होता है, उत्सर्जन तो किडनी के माध्यम से होता है ना। अमोनिया को यूरिया में चेंज कौन करता है, लीवर करता है, लेकिन इसका उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है, किडनी के माध्यम से। तो आवश्यकता से अधिक प्रोटीन के सेवन करने से किन दो अंगों पर प्रभाव पड़ता है, तो आपके लीवर और किडनी में प्रभाव पड़ता है। दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि अमोनिया और की अधिक मात्रा का प्रभाव पड़ता है आपके लीवर और किडनी में। तो ये तो आपने जान लिया कि हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा अधिक हो गई। अब हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो गई तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, दो रोग हो जाते हैं, क्वार्सिक्योर व मेरस्मस रोग। अब क्वार्सिक्योर रोग किसको होता है, वयस्कों को होता है। वयस्क को कौन सा रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से, क्वार्सिक्योर। जबकि मेरस्मस रोग किस में होता है, बच्चों में होता है। बच्चों को कौन सा रोग हो जाता है, मेरस्मस रोग हो जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वार्सिक्योर व मेरस्मस नामक रोग होता है। क्वार्सिक्योर रोग क्या होता है, वयस्क को हो जाता है। इसमें क्या होता है, पेट बाहर निकलने लगता है, भूख नहीं लगती, तो जब क्या होता है, गड्ढे जैसे पड़ने लगते हैं, किसमें, क्वार्सिक्योर में। जबकि मेरस्मस में क्या होता है, बच्चों का उचित रूप से शारीरिक मानसिक विकास नहीं होता, भूख नहीं लगती, उनका शरीर कमजोर होने लगता है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हो गए। क्लियर हो गया। अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन देख लेते हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, अंडा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, गेहूँ में, दालों में, हमारी अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दूध में आपकी केसीन प्रोटीन पाई जाती है, और केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। जबकि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, कल मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट वाले में समझाया था। अगर आपने अभी तक इससे पहले की वीडियोज को नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाकर वीडियो को देख लीजिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। ओके। हमारी अस्थियों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके बारे में ओसिन प्रोटीन की संरचना क्या होती है, तो जब हम कंकाल तंत्र वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से समझाऊंगी। मैं आपको हर चीज़ बहुत ही डिटेल से समझाऊंगी, लेकिन हर चीज़ सही जगह पे। अब जैसे यहाँ पे आपको अस्थियों के बारे में समझाने लगूंगी तो अब क्या होगा, पोषण वाला टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो अस्थियों वाली चीज़ें मैं कंकाल तंत्र में समझाऊंगी। जैसे पोषण वाले, जब मैंने आपको पाचन समझाया तो कुछ पोषक तत्व आ रहे थे ना, तो मैंने आपको बोला था ना कि उसको पोषण वाले टॉपिक में अच्छे से समझाएंगे, तो यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। अब जैसे ब्लड वगैरह आएगा तो इसको परिसंचरण वाले में, हर टॉपिक को अपने जगह पे आप जब समझेंगे तो आप वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्लियर हुआ। आपके अंडा में कौन से प्रोटीन पाई जाती है, तो अंडा में पाई जाती है एल्बुमिन प्रोटीन, गेहूं में आपकी ग्लूटिन प्रोटीन पाई जाती है, दालों में आपके प्रोलोमिन्स प्रोटीन पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन की कमी से क्वार्सिक्योर मेरस्मस नामक रोग हो जाता है। सॉरी। प्रोटीन के अधिकता से किस पर प्रभाव पड़ता है, तो प्रोटीन की अधिकता से आपकी किडनी पर प्रभाव पड़ता है। और किडनी पर कैसे प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा आपके लीवर पर कैसे प्रभाव पड़ता है, अभी मैंने आपको बताया। क्योंकि जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन किस में टूटती है, अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड में जो होता है अमोनिया पाया जाता है, जिसका प्रभाव आपके लीवर व किडनी पर पड़ता है। इस तरह से आज हमने प्रोटीन के बारे में जाना कि हमारे शरीर में प्रोटीन की क्या भूमिका होती है, प्रोटीन किसके लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह से अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।